नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर में आज हम देखते हैं जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ पे हम आज जो कवर करने वाले हैं वो जो राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं, यानी जो नेशनल इवेंट के करंट अफेयर है वो सारे हम देखेंगे। और नेशनल इवेंट के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में से लगभग 40 से 45 ऐसी न्यूज़ेज रहीं जो काफ़ी न्यूज़ में रहीं, तो उनको हमने यहाँ पे छांट के अलग किया है। उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए वन लाइनर फैक्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे एक लाइन का एक हिसाब से फैक्ट होता है, अगर वो परीक्षा में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पूरा प्रश्न ही स्किप करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी न्यूज को लेके हम उसका 360 कवरेंस करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को टच करते चलेंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको राइट डाउन भी करता चलूंगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ये इसका राष्ट्रीय वाला पार्ट होगा, इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक और फिर यूपी स्पेशल, ऐसे अलग अलग करके हम पूरा करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बाकी दूसरों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें न्यूज है कि मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब हम पहली तो बात यही कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता होती क्या है, सबसे पहला जो एक वो है। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि केरल सबसे साक्षर है, केरल सबसे साक्षर है, यही सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो न्यू टर्म आया कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है। ठीक है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लिया कोई भी राज्य है या कोई भी यूटी है, स्टेट है या यूटी है, और वहां की जो साक्षरता दर है अगर वो 95% से अधिक है, 95% से अधिक होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य या यूटी है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये न्यूज में हो रहा। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रही, एनईपी, एनईपी जो 2020 की रही, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 100% जो वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका नाम है उल्लास, ULLAS। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हिंदी में इसको कहें तो इसका मतलब होता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसको कहा जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP की शुरुआत हुई। ठीक है, कार्यक्रम NILP। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई। इसमें यह कहा गया कि मतलब जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिक हैं उनको मतलब बुनियादी रूप से पढ़ना लिखना सिखाना और अंक गणित, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल ये सारी चीज़ें देना। अब बात रहती है उल्लास की, तो उल्लास क्या है? तो उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें मिजोरम है और गोवा है, त्रिपुरा है और लद्दाख है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे स्टेट्स और यूटी ने एक अलग ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करके अपने आप को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। ठीक है, क्या होता है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर, वो हमने आपको यहाँ पे बताया कि जहाँ भी 95% से अबव का जो लिटरेसी रेट पाया जाता है उसको ये घोषित किया जाता है कि ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षर इस स्टेट है या यूटी है जो भी है। इस कार्यक्रम के मेनली 5 घटक मैं आपको बता देता हूँ। आधारभूत साक्षरता है, और संज्ञानात्मक ज्ञान है, मौलिक जीवन कौशल है, बुनियादी शिक्षा है, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा, ये सारे इसके 5 घटक हैं। तो इसमें अगर ये देखा जाए सबसे पहले टॉप का स्टेट कौन है, देखिए भारत का जो पहला, आप ये कहें कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज करने वाला राज्य कौन है, तो वो है मिजोरम, फर्स्ट नंबर पर है। क्लियर? याद रखिएगा, फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड अगर स्टेट की आप बात करें तो गोवा जो है वो सेकंड स्टेट है जिसने अपने आप को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया है। क्लियर? लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है एक यूटी है, आप सभी जानते हैं, और इसने अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के मामले में, यूटी के मामले में। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया किसने? लद्दाख ने प्राप्त किया है। देखिए केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। ठीक है, वो आप सभी जानते हैं। बाकी त्रिपुरा जो है वो तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना, ये थर्ड है। ठीक है, तो ये स्टेट के मामले में।
मिजोरम टॉप पर, सेकंड नंबर पर गोवा, थर्ड नंबर पर त्रिपुरा, और यूटी के मामले में टॉप पर कौन है? ये लद्दाख है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के बारे में याद रखिएगा। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से करने में सक्षम होंगे, चाहे वो वन लाइनर फैक्ट के रूप में आए या फिर अगर स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछे थे कॉन्सेप्ट से रिलेट करके, तो भी आप इसको कर लेंगे। चलिए दूसरी न्यूज हम देखते हैं, वो है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 18। ठीक है, इसमें जो इमरजेंसी के प्रावधान और सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक का ये सब पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है, आप सभी को पता होगा। और आप ये भी जानते हैं कि मतलब 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी आती है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल वो होता है। अब तक अगर आप देखें तो पूरे भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, जिसमें से 2 बार मेनली कहा जाएगा और तीसरी बार तो एक बार आपातकाल लागू था और उसी बीच में ही आपातकाल लागू हो गया, जो कि आंतरिक गड़बड़ी वाला जो था ना, 25 जून 1975 को लागू किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, वो हुआ था। ठीक है, तो ये जो मतलब अभी तक की हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और अगर फाइनली देखें कि आपातकाल समाप्त कब हुआ, तो मार्च 1977 में सारे आपातकाल जो थे वो समाप्त हो गए। पहला वाला जो था वो जब चाइना, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जो कि 1962 से लेके 1968 तक का चला था, आई थिंक जनवरी 1968 तक का। उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें ये सब लगाया गया था। इसमें 25 जून 2025 को ये संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, 25 जून 2025 को। और इसमें अगर आप ये देखें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को इसकी मतलब मनाए जाने की अधिसूचना जारी करी थी, और बाद में 12 जुलाई 2024 को ये गजट में प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, अब संविधान हत्या दिवस के बारे में वो सारी चीज़ें आप हिस्ट्री आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी पॉलिटी के बारे में, कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी उस समय की, उसने सत्ता का जो घोर दुरुपयोग किया था, लोगों पे जातियाँ की थी, जो पत्रकार थे और सब, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सबको पहले पता होगा। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ पे था कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वो ये है। एक छोटा सा फैक्ट इसी में और नोट कर लीजिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस छोटा सा फैक्ट है, इसका भी रिलेशन हिस्ट्री से है। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर, याद रखिएगा डेट। तो 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का निर्णय किया है। और ये आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके लगभग 13 महीने के बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी। और ये किसके अधीन था? ये निज़ामों के अधीन था। और बाद में ऑपरेशन पोलो का भी नाम आपने सुना होगा, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो से 17 सितंबर 1948 को कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको आज़ाद कराया गया। ठीक है, तो ये सारे हैं। इसके बाद जो तीसरा जो फैक्ट हम देखें यहाँ पे, वो है देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। और ये किया है जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। कहाँ किया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम जिला है वो, गुरुग्राम जिले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो मानसर मतलब संयंत्र है, वहाँ पे किया है। सॉरी, मानेसर संयंत्र, मानेसर संयंत्र किसका? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, तो ये है। और मानेसर स्थित जो ये संयंत्र है, ये 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से किस रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है? तो पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, पटली रेलवे स्टेशन से ये जुड़ा हुआ है। और ये जो टर्मिनल है अपने पूर्ण संचालन पर लगभग 4.5 से 5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लाद करके मतलब देश में अलग अलग जगहों पर भेजने की क्षमता रखता है। इसके बाद एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171, तो ये घटना तो ये दुर्घटना हुई थी 12 जून 2025 को। और अहमदाबाद के हवाई अड्डे पे उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद वो मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और ये जो फ्लाइट थी वो लंदन जा रही थी। इसमें इसका जो अगर आप बोइंग का नाम देखें तो वो नाम है इसका बोइंग 7878। ठीक है, 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 230 जो थे यात्री, 12 जो थे मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मी दल, पायलट और सारे लोग थे। और इसमें से एक जो व्यक्ति
उनकी मतलब जान बची थी। उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, और ये जो व्यक्ति हैं ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये नागरिक ब्रिटेन के हैं। ठीक है। अब बोइंग 7878 के बारे में देखें आप, तो ये जो है एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन दीर्घ मार्ग विमान है, और 2011 से अपनी ये वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे देखी। और इसमें जो दुर्घटना से मतलब जिनकी दुर्घटना हुई, जिनकी मौत हुई, उनको 25 लाख रुपए और टाटा सन्स से 1 करोड़ रुपए, अलग अलग वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है फ्लाइट रिकॉर्डर। ठीक है। जो कि प्रश्न इससे रिलेट करके एग्जामिनेशन में पहले भी पूछे जा चुके हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है? देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है, जिसे विमानों में लगाया जाता है। जैसे कि मान लिया अगर विमानों में दुर्घटना हुई और सारी चीज़ें हों, तो जांच जब हो तो उसको पता लगा सके। और नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स। इसका कलर कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। कलर नारंगी क्यों होता है? क्योंकि मतलब अगर ये खो जाए दुर्घटना के समय, तो सामान्यतः इसको देखा जा सके, इसी वजह से इसका कलर नारंगी होता है। 2 प्रकार की ये डिवाइसेज होती हैं। एक तो जो होता है वो होता है एफडीआर, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा जो होता है सीवीआर, इसका मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है। जो ब्लैक बॉक्स है ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को झेल सकता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी ब्लैक बॉक्स के बारे में। इसमें जो 5वां हमारा आर्टिकल है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। ठीक है। देखिए, अगर आप आफ्टर फ्रीडम देखें 1931 के बाद से जनगणना में जो जातिगत आंकड़े थे वो शामिल नहीं किए जाते थे। ठीक है। लेकिन अभी जो जनगणना हो रही है, जनगणना 2027, इसमें जातियों की जनगणना को शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अगर पॉलिटी के फैक्ट को देखें आप, तो ये जो है ये संघ सूची का विषय है जनगणना, और आर्टिकल 246 में दिया गया है। 7th शेड्यूल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और 7th शेड्यूल का जो सूची 69 में, ये मतलब जो 69 नंबर की प्रविष्टि है वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी हुई, और ये जो जनगणना होगी ये 2 पार्ट में होगी। पहली जो स्टार्ट होगी वो 1 अक्टूबर 2026 से, और दूसरा जो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 से। तो 1 अक्टूबर 2026 को जब शुरू होगी वो पहाड़ी राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, यहाँ पे होगी, और 1 मार्च 2027 को बाकी जो रेस्ट पूरा ऑल ओवर इंडिया बचता है वहाँ पे होगी। चेनाब रेल पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, चेनाब नदी पर बनाया गया है, और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा, मतलब आप कह सकते हैं कि रेलवे आर्च ब्रिज है। अगर इसकी हाइट देखें तो 59 मीटर के आसपास है, जो कि नदी तल की बात करें। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.3 किलोमीटर, यानी 1315 मीटर के आसपास है। और ये जो रेल लिंक है ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को मतलब एक हिसाब से जोड़ता है। रिक्टर पैमाने पर अगर 8 रिक्टर स्केल तक देखें तो ये भूकंप को कवर कर सकता है। 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा चल रही तो भी इन पे मतलब उनका सामना करने में ये सक्षम है। 120 वर्षों तक मतलब बने रहने की इसकी संभावना, इसकी जो चीज़ें बताई गई वहाँ के इंजीनियर्स के द्वारा वो। 6 जून को 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया है, और इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने मेनली बनाया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, और इसके साथ साथ और भी मतलब जो भारतीय संस्थान हैं, जैसे कि आईआईटीज हैं और डीआरडीओ हैं, उनके सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया है। तो जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है वो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और इस स्ट्रक्चरल डिटेलिंग की सबसे जो अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। टेक्ला सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है, सॉरी, टेक्ला सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगर इसकी लागत देखें तो लगभग 1486 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत है। ये जो पुल है ये रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना है। देखिए, आर्च जो ब्रिज होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया ये नदी बह रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से बनाया, मतलब मेहराब जिसको कह सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। ऊपर से जो ट्रेन या जो है, तो जो ऐसे बनता है इसको हम कहते हैं आर्च ब्रिज।
आर्च मतलब मेहराब होता है, ठीक है। तो ये है। अब चिनाब रेल पुल जो है, अगर एफिल टावर देखें तो एफिल टावर से भी लगभग वो 320-25 मीटर के आसपास है, तो लगभग 30-35 मीटर के आसपास और ऊंचा ही है जो चिनाब रेल पुल है एफिल टावर से। 2003 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके बनाने की मंजूरी दी थी, और बाद में इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेलवे जो कि अंजी ब्रिज है उसका भी उद्घाटन किया है। अब अगर आप विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज देखें तो आपको सारे लगभग चाइना में ही मिलेंगे, वहीं पे बनाए गए हैं जो कि इससे ऊंचे हैं। जैसे कि 380 मीटर का वो भी चीन में है बना, 310 मीटर है, 298 मीटर, 245, ये सारे जो चीन में बने हैं। बाकी जो इंडिया में बना वो 359 मीटर का ऊंचा चेनाब रेल पुल है। इसके बाद घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना यूनिट फर्स्ट। तो घाटमपुर आप सभी जानते हैं कहाँ है, तो ये यूपी के कानपुर में है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कोल बेस्ड है, यानी कोयला आधारित है, कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है, ठीक है। और इसकी अगर क्षमता देखें तो 3x660 मेगावाट की, यानी कुल मिला के लगभग 2000 वाट की इसकी क्षमता है। इसको अगर बनाने की बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश RVUNL, इनके सहयोग से बनाया गया, जिसमें अगर हिस्सेदारी देखें तो इनकी 51% की है और UPRVUNL की हिस्सेदारी 49% की है, ठीक है। जुलाई 2016 में इस परियोजना की मंजूरी मिली थी, और इसे जो है नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त जो कंपनी है वो उसको मतलब संचालित करेगी। इसकी लगभग जो 75% इसका उत्पादन होगा, मतलब जो 75% बिजली बनेगी वो उत्तर प्रदेश स्टेट को मिलेगी, और बाकी जो रेस्ट 25% होगा वो अदर स्टेट को दी जाएगी या आवंटित की जाएगी, और अदर स्टेट में भी केवल किसको, असम को दी जाएगी, ठीक है। कुल लागत अगर इसकी देखें तो 21,780.94 करोड़ रुपए की इसकी लागत का अनुमान है, और 2026 तक प्रारंभ होने की इसकी जो और 2 इकाइयां बन रही हैं वो 2026 तक प्रारंभ होने की संभावना है। अगर इसमें एक और अनुमान देखें तो लगभग 14,000 मिलियन यूनिट टन बिजली इसका उत्पादन इससे होगा। अगर कोल की बात करें कि यहाँ पे कोयला कहाँ से आएगा, तो वो झारखंड से आएगा। झारखंड में जो एक दुमका डिस्ट्रिक्ट में, दुमका जिले में एक पंचवारा साउथ कोल ब्लॉक है, पंचवारा साउथ कोल ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से इसको कोयला आवंटित होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025, ठीक है। देखिए जो देवी अहिल्याबाई मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का ये कौन सा जन्मदिन है, 300वीं जयंती है, ठीक है। 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये सारी चीजें आयोजित की गई, ठीक है। और इसी में डाक टिकट जारी किया गया और 300 रुपये मूल्य विशेष का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। 300 रुपये के मूल्य का सिक्का आज तक जारी नहीं हुआ, ये पहली बार जारी हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब आज़ादी के बाद से 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत में पहली बार जारी हुआ है, और इसको बनाया किसने, तो कोलकाता टकसाल ने इसको मतलब ढाला है आप कह सकते हैं। और इसी समय इसमें राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो किसको किया गया, तो वो एक महिला कलाकार हैं जो जनजातीय लोक और पारंपरिक कला में उत्कृष्ट योगदान किया है, उनका नाम है डॉक्टर जयमती कश्यप को। जयमती कश्यप को ये प्राइज दिया गया है। अगर आप देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में देखें थोड़ा डिटेल में, तो 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर में, और उस समय मतलब अभी का उसका नाम अहिल्याबाई नगर है, और जामखेड़ तहसील की चौड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। इनका शासनकाल जो रहा वो 1767 से लेकर के 1795 तक का रहा, और इनकी जो राजधानी थी वो महेश्वर थी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर थी। और इन्होंने संगीत, साहित्य, कला, उद्योग, इन सारी चीज़ों में महिलाओं को आगे आने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। 18वीं सदी में जो विमेन एजुकेशन है और विधवा पुनर्विवाह है, बाल विवाह निषेध, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी अच्छा काम किया, और इन सारे विचारों के लिए काफ़ी ये जानी जाती हैं। इन्होंने महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन में भी प्रशिक्षण दिया, ठीक है।
और सबसे जो मेन काम उनका रहा कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड। इंदौर का जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनका नाम भी इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इसके बारे में। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है भाई ये? तो ये जो परियोजना है ये एमपी और महाराष्ट्र की है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना जो है वो परंपरागत जो बांध निर्माण है उससे हटकर है। ये भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। इसमें जो ताप्ती रिवर है उसको 3 धाराओं में अलग अलग बांटा जाएगा और उसके बाद जल का भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण परियोजना है ये, पुनर्भरण परियोजना। ठीक है। इसमें जो मतलब कुल मिला के लगभग 31.13 टीएमसी जल का उपयोग होगा, जिसमें मध्य प्रदेश को कम मिलेगा, महाराष्ट्र को ज़्यादा मिलेगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को 11 टीएमसी के आसपास मिलेगा और महाराष्ट्र को 19 टीएमसी के आसपास जल आवंटित किया गया है। ठीक है। और इससे पहले भी अगर आप देखें कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना में मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में 3 प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजनाएं हैं। इससे पहले कौन सी रही है? तो वो है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये आपने पहले से भी नाम सुना होगा। और जो दूसरी है उसका नाम है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है। देखिए, तापी के बारे में या ताप्ती रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल आप देखें तो ये पश्चिम वाहिनी नदी है, यानी वेस्ट में जाती है, या आप सिंपल इसको कह सकते हैं कि अरब सागर में इसका डेल्टा है, या अरब सागर में गिरती है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र के सतपुड़ा पहाड़ियों से ये निकलती है। 724 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है। और अगर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं पूर्णा, गिरना और पंजरा, अनेर, ये सारी जो हैं तापी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो सेमीकॉन इंडिया जो कार्यक्रम है 76,000 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें वही सारी चीज़ें, मतलब चिप निर्माण संयंत्रों, असेंबली टेस्ट यूनिटों, इन सारी चीज़ों में जो फाइनेंशियल एक हिसाब से प्रमोशन दिया जा रहा है कि चीज़ें ये सब जो हों, तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन उसी की शुरुआत की गई थी। और उसी का एक ये पार्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। और ये जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई, ये 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट है। सेमीकंडक्टर यूनिट, इससे पहले जो हैं 5 जो हैं वो स्थापित हो चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर थोड़ा डिटेल आप ले लें पहले से 5 तक का, तो देखिए इसमें जो 4 हैं वो तो गुजरात में हुई हैं, 4 जो हैं वो गुजरात में स्थापित हैं, और एक जो बची है वो असम में बनाई गई है। ठीक है, जो फैक्ट्री है सेमीकंडक्टर यूनिट की। तो 4 गुजरात में है, एक असम में, 5 हो गई, और जो 6ठी है वो उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा याद रखिए, इस यूनिट की स्थापना जो है वो कर रहे हैं एचसीएल और कर रहे हैं एक वहाँ की कंपनी है, उसका नाम है फॉक्सकॉन। ठीक है, फॉक्सकॉन ये मिलके कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये जो स्थापित हो रही है, ये जेवर एयरपोर्ट है जो वहाँ पे स्थापित हो रही है, नोएडा में। और ये फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? ये ताइवान की कंपनी है। ठीक है। इस यूनिट में लगभग 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन का उद्देश्य है, और ये माना जाता है कि 2027 तक ये उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण, 2015 से लेकर 2025 तक। अब इसमें जो भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य 9 मई 2015 को केंद्र सरकार की जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं थी, कौन कौन? पहली तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे जो पहली योजना है वो है PMJJBY। ठीक है, मतलब यही कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ये क्या है? एक बीमा योजना है, ये भी मृत्यु हो जाने पर मतलब एक बीमा कवर करती है। 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है ये। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको याद होनी चाहिए। 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए है। इसमें 2 लाख का जो मतलब टर्म, 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर करती है। 436 रुपये हर ईयर पेमेंट करना पड़ता है, या अगर आपके पास बैंक या डाकघर में अकाउंट है तो वहाँ से कट जाएगा। दूसरा जो है PMSBY, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये क्या है?
ये एक दुर्घटना बीमा योजना, इसमें भी जो कवर राशि है 2 लाख रुपए की है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो ये 18 से लेके 70 वर्ष तक के आयु के जो बीच के व्यक्ति हैं वहाँ पे है, उनके लिए है। और इसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपये प्रति माह है। तीसरी जो योजना है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, ये किसके लिए है? ये जो मतलब असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए है अटल पेंशन योजना। और इसका जो एलिजिबिलिटी है 18 से लेकर 40 साल तक का है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु मतलब पूर्ण होने पर या मृत्यु पर्यंत तक 1000 रुपये प्रति माह से लेकर के 5000 रुपये तक की जो पेंशन जो बनेगी अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब जो उन्होंने योगदान दिया उसके हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ये तीनों योजनाओं के बारे में कब शुरू हुई, क्या इसकी एलिजिबिलिटी, वो सब याद रखिएगा। इसके बाद है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ मुंबई में इसका आयोजन हुआ। और आप ये समझ सकते हैं कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित ये प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन था। कौन सा? वेब्स। और ये जो आयोजन हुआ मुंबई में, और इसको हुआ कहाँ पे? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन हुआ। और सम्मेलन की जो परिकल्पना है वो कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, इस हिसाब से यानी रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना, मूल मंत्र के साथ इसका किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया। और इसमें या आप ये कहें कि इसका आयोजन किसने किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, वेब्स का। इसके बाद है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। ठीक है, देखिए ये जो मेनली विवाद है कि फरवरी मार्च 2025 के आसपास जो समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को जो मिलने वाली लगभग 2000 करोड़ रुपए की नई शिक्षा नीति 2020 का मतलब न स्वीकारने के कारण वो रोक दिया गया है। इसमें तमिलनाडु का जोर ये दिया गया वहाँ पे कि जो तमिल और अंग्रेजी पर है कि मतलब वो तमिल और अंग्रेजी ऐसा करें। और जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें यह कहा गया है कि त्रिभाषी फार्मूले, मतलब एक तो मदर लैंग्वेज होनी चाहिए अपनी जो मातृभाषा है, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई और भाषा, मतलब वो कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, तमिलनाडु इस पर एग्री नहीं है, इसी वजह से उसको रोक दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मतलब 12 मई 2025 के निर्णय में उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मान लिया कोई भी राज्य एनईपी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है या एनईपी को लागू नहीं करना चाहता तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम देखते हैं एनईपी के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में। उससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे और इससे कई बार प्रश्न भी पूछेंगे। ये कस्तूरी रंगन वाला प्रश्न पूछा गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया है। और इसमें 2040 तक बोला गया है कि वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना भारत को। ठीक है, नई जो शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषी फार्मूले पर बल दिया गया है। यानी जो पहली लैंग्वेज होगी वो मातृभाषा या स्थानीय कोई भी लैंग्वेज होगी, दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा होगी, और तीसरी जो मतलब कोई भी हो सकती है भारतीय भाषा जो कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए एक हिंदी का विकल्प भी हो सकती है और अलग अलग हो सकती है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि भारतीय संविधान से जो भाषा से जुड़े प्रावधान है, आई थिंक आर्टिकल 343 से लेकर के और ये 351 तक जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम पूरा अच्छी तरीके से तुरंत कवर कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़िए, नहीं तो मिस हो जाएगा। तो 343 से 351 क्या क्या चीजें वो अच्छी तरीके से देख लीजिए। दो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210। तो 120 में तो ये कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी किसके बारे में कहा। और आर्टिकल 210 में ये कहा गया है कि जो विधानमंडल की भाषाएं हैं। ठीक है, तो याद करना भी आसान है, 120 210। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद है विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, क्या है? तो ये है जो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, ये कहाँ है तिरुवनंतपुरम भाई? तो ये केरल में है। ठीक है, और अरब सागर के तट पर ये स्थित है और वहीं पे ये सारी के मतलब विझंजम को आप ये कह सकते हैं कि देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह ये कहा गया है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी जो है उसने इसको अपने यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं के लिए विझंजम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है विझंजम। विझंजम बंदरगाह के प्रथम चरण के विकास के लिए 8,867 करोड़ रुपए का मतलब लागत है। और इस लागत में केरल सरकार भी है, अडानी समूह भी है और केंद्र सरकार, तीनों ने अलग अलग मिला के सब किया है।
और संचालन संबंधी जो अनुबंध है उसके तहत ये बताया गया कि जो अडानी पोर्ट्स है बंदरगाह का संचालन और प्रबंधन कब तक करेगा, 2060 तक करेगा। इसके बाद भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल इसको किया गया है। देखिए 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ये जो प्रोग्राम था इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका यही है कि जो वैल्यूएबल आर्चिव होल्डिंग्स हैं या जो लाइब्रेरी कलेक्शंस हैं उनको सेफ रखना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों जैसे कि भगवत गीता और जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र किसका है तो ये भरत मुनि का है, इसको स्थान मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद महाकुंभ 2025 प्रयागराज, जाहिर सी बात है प्रयागराज में आयोजित हुआ। और महाकुंभ के बारे में अगर आप देखें तो ये प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है और प्रयागराज एक स्थल है ही है। और बाकी 3 स्थल कौन है तो हरिद्वार है और उज्जैन है और नासिक है। ठीक है, प्रयागराज 3 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती नदी उसके संगम पर ये स्थित है। और इसमें जो शाही स्नान हुए उसकी डेट कम से कम आप याद रख लीजिए, 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया, डेट याद रखिए बिल्कुल। उसके बाद 14 जनवरी 2025 ये मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। दूसरा जो शाही स्नान था 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन जो दूसरा शाही स्नान था। इसके बाद 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन जो तीसरा शाही स्नान था वो था। ठीक है, और 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के बाद स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। और 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये प्रयागराज में किया गया, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद जो प्रयागराज के बाद अगला कुंभ होगा वो कहाँ होगा, नासिक में होगा 2027 में। और नासिक किस नदी के किनारे है आप हमें कमेंट करिएगा, कई बार डिस्कस हो चुका है सेशन, पहले सेशंस में। कुंभ को 2017 में यूनेस्को ने कल्चर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में इसको मान्यता 2017 में ही दे रखी है। आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं इनके उप वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है और आर्टिकल 341 एंड 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को की सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब इसी में जो फंडामेंटल राइट है 15 का 4 और 16 का 4, इसमें राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में जो सीटें हैं रिजर्व करने के लिए उनको सक्षम बनाते हैं। लेकिन 77वें संविधान संशोधन 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का मामला है। यहाँ पे उपवर्गीकरण का ये मतलब होता है कि अगर मान लिया कोई कैटेगरी है उसमें सब कैटेगरी बनाना, ठीक है, मतलब उनको अलग से क्लैरिफाई करना। और ये इसलिए करना क्योंकि मान लिया बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उनको अलग करके एक अलग ही उनको कैटेगरी कर देना कि हाँ इनको अभी लाभ नहीं मिला, इनको ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करना। इसके बाद जो नेक्स्ट है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। तो जो पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स है PAI ये 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने इसको, ये जो सूचकांक इसको जारी किया किसने, पंचायती राज मंत्रालय ने। और इसमें 9 विषयों पर पंचायत के प्रदर्शन को देखा गया है और 9 विषयों में मतलब गरीबी है, स्वस्थ पंचायत है, बाल अनुकूल, ऐसे करके 9 विषय दिए गए हैं। और इसमें भी अलग अलग जो सूचियां बनाई है, अचीवर है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है, एस्पिरेंट है, फिर बिगिनर है, इस तरह से आप डेटा याद रखिए। गुजरात जो है 346 ग्राम पंचायतों के साथ फ्रंट रनर पर है, फ्रंट रनर, ठीक है, सबसे आगे गुजरात है, उसके बाद फिर तेलंगाना है, तेलंगाना का नंबर आता है और उसके बाद फिर त्रिपुरा। ये डेटा याद रखिएगा। और इसमें कि अगर मान लिया जो परफॉर्मर स्टेट हैं तो उसमें गुजरात शीर्ष पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर और इसको नोट कर लीजिए उत्तर प्रदेश है इसमें। परफॉर्मर स्टेट में
तो पहले नंबर पे तो गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पे एमपी और पांचवें नंबर पर यूपी का नंबर आता है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें जो हैं वो फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की जो शीर्ष स्थान की ग्राम पंचायत है वो कौन है, तो उसका भी नाम याद रखिए, तो उसका नाम है धनोहरी। धनोहरी जो ग्राम पंचायत है ये लखनऊ की है। ठीक है, इसको स्कोर मिला है 76.43 का। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये इसमें मतलब बेसिकली 4 पिलर लिए गए हैं, और 4 पिलर में पहला है पुलिस, और दूसरा है जो न्यायपालिका, और तीसरा है जेल, और चौथा है कानूनी सहायता। इन 4 पिलर के आधार पर रैंकिंग बनाई गई है, अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। तो बड़े राज्यों में लगातार दूसरी बार कर्नाटक का टॉप स्थान है। कर्नाटक 1 नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर क्या है भाई, तो वो तेलंगाना है। ठीक है, और अगर छोटे राज्यों में देखें तो शीर्ष पे सिक्किम आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, डेटा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की जो भारत की आधिकारिक यात्रा, तो इसमें जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की, और अध्यक्ष के रूप में उनका ये 3rd कार्यकाल रहा। ठीक है, यानी 3 बार वो, मतलब तीसरी बार उनका भारतीय दौरा रहा। छोटा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी की फ्रांस यात्रा हुई, इसमें 10 से 12 फरवरी 2025 के बीच में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की, और जो पीएम है उनका फ्रांस का ये 6ठा दौरा था, 6 दौरा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें न्यूज है लीड्स 2024 रिपोर्ट। देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें वही सारी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हैं तो बहुत कुछ इसमें। तो सबसे पहले तो लीड्स का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो ये है लॉजिस्टिक्स एस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, और ये सर्वेक्षण कराया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा ये कराया गया। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण आया था वो 2018 में आया था, 2018 में पहला संस्करण आया था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ये 6 वर्जन इसका मिलेगा। ठीक है, इसमें 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक्स के चौथे स्तंभ के रूप में पहली बार इसको शामिल किया गया है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई कि एक तो पहले जो लैंडलॉक स्टेट हैं, यानी जो स्थल रुद्ध राज्य हैं, इसी में आपको उत्तर प्रदेश का नाम अचीवर्स में मिल जाएगा। तो लैंडलॉक्ड स्टेट में जो अचीवर्स हैं, अचीवर्स में आपको यूपी का स्थान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना, बाकी और तो बहुत सारे स्टेट हैं तो कितना याद करेंगे। इसके बाद केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट देख लीजिए, भाषणी, BHASHINI, ये थोड़ा अलग है लेकिन नोट कर लीजिए। भाषणी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी भारत का AI संचालित भाषा अनुवाद ये मंच है। और ये जो है भाषणी है, ये 11 लैंग्वेज में यानी 11 भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है। इसके बाद है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अब केन और बेतवा नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सबसे पहले तो केन नदी के बारे में, तो केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक मतलब अंतर्राज्यीय नदी आप कह सकते हैं, एक इंटर स्टेट रिवर है केन और बेतवा। उद्गम देखें तो कटनी के मध्य प्रदेश में होती है, अहिरगवा गांव से केन नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई 27 किलोमीटर, और जिसमें से 292 किलोमीटर तो एमपी में है, बाकी 84 किलोमीटर के आसपास उत्तर प्रदेश में है। और फिर बांदा में आके उत्तर प्रदेश में ये चिल्ला गांव के समीप यमुना में मिल जाती है केन रिवर। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं कि केन रिवर पर ही एक जलप्रपात है, उसका नाम है रानेह जलप्रपात। ठीक है, तो रानेह जो फॉल्स है वो किस पे है, तो वो केन पर है। और केन नदी जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से ये गुजरती भी है। ठीक है, बेतवा की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और बेतवा नदी पर ही राजस्थान में जैसे कि, और बेतवा नदी पर ही राजघाट, परीक्षा और माता टीला ये सारे बांध निर्मित किए गए हैं।
एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे और देख लेते हैं कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, ये दिसंबर की न्यूज है लेकिन महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, ठीक है, सौर परियोजना। तो ये एमपी में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, और लगभग इसका जो यूनिट है 90 मेगावाट के आसपास की इसकी क्षमता है। आप ये कह सकते हैं कि मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ये फ्लोटिंग सौर परियोजना है, और इस पार्क की कुल क्षमता अगर देखें तो 600 मेगावाट के आसपास। नेक्स्ट इसमें है मसाली, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है मसाली, जिसमें मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, ठीक है। तो मसाली तो पहला हो गया, और अगर दूसरे नंबर पर देखें कि मोढेरा, मोढेरा जो है ये सेकंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो मसाली पहले नंबर पर सीमावर्ती सौर गांव, और मोढेरा जो है दूसरा जो सौर गांव है वो है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये जो बनाया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, ठीक है। और इसमें जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार और स्वतंत्रता अकादमी की भी स्थापना की गई है। एक छोटा सा महत्वपूर्ण फैक्ट और देखिए यहाँ पे संविद, तो संविद क्या है, तो भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है ये, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई 26 नवंबर 2024 को, याद रखिएगा। और इसमें जो मतलब अभियान आयोजित किया गया वो था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस संविधान दिवस की इसकी मुख्य विषय वस्तु थी, ठीक है। और 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस भी मनाया गया, और इसी अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन भी किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए। इसके बाद है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो मतलब इसका जो ये जो योजना है उसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर मान लिया कोई भी छात्र है और निर्धनता के कारण जो हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहा तो उसके लिए ये योजना है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है, और इसी में उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजना जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक अम्ब्रेला स्कीम इसके तहत शुरू की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो एनईपी है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2019-20 में लगभग 27% था। इसको कहा गया कि 2035 में बढ़ा के 50% तक करने की बात कही गई है, और ये जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं लेकिन इतना आप याद रखिए बस। इसके बाद जो कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो है पीएम श्री, SHRI। इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, बस एक बार सुन लीजिए। 2022 में इसको स्वीकृति मिली थी। दूसरी जो स्कीम है वो है समग्र शिक्षा योजना, समग्र शिक्षा योजना 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। स्कूल शिक्षा हेतु ये एक एकीकृत योजना है। उसके बाद उल्लास, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, और इसकी जो अवधि है लास्ट 2022 से लेकर 27 तक है, याद रखिएगा। इसके बाद एक अनदर योजना है वो है निपुण भारत, ये पहले आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूरेमेसी, और 2021 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य यही है कि 2026-27 तक इसको मतलब ये पूरा कंप्लीट करना है कि कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनको बुनियादी साक्षरता और गणना करने में सक्षम हो, ये कहा गया है। एक अनदर योजना है निष्ठा, NISHTHA, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट्स। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि जो 42 लाख एलिमेंट्री टीचर्स हैं और जो स्कूल हेड हैं उनको पेशेवर विकास के लिए बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, और नमो ड्रोन दीदी योजना। तो एक कुछ फैक्ट इसमें आप देख लीजिए, जो फर्टिलाइजर है भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है उनका, लेकिन और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी, जैसे गैस है
फास्फेटिक हैं और पोटास हैं, इनका वो मतलब आयातक भी, इम्पोर्टर भी है भारत। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने के लिए 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी प्रदान की थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी किया था। ये जो योजना है वो केंद्रीय क्षेत्र की है और 2024-25 से 2025-26 की अवधि तक के लिए है। इसमें कहा गया है कि 1261 करोड़ रुपए इसका वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना में ये कहा गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ड्रोन संचालन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसीलिए उनको ड्रोन दीदी के नाम से बुलाया जाएगा। 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। इसके बाद इसमें 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। ठीक है, तो वो जो AI बन रहे हैं वो किस किस क्षेत्र के लिए हैं? पहला तो कृषि क्षेत्र के लिए है, दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है और तीसरा जो है वो सस्टेनेबल सिटी यानी सतत शहरों के लिए है। ठीक है, तो अब जो इसमें कृषि का उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है उसका जो नेतृत्व होगा वो IIT रोपर के द्वारा किया जाएगा। हेल्थ के लिए फिर IIT दिल्ली है और एम्स दिल्ली का है। ठीक है, और उसके बाद जो सस्टेनेबल सिटी के लिए है उसका नेतृत्व कौन करेगा? IIT कानपुर करेगा, इतना आप याद रखिए। इसके बाद इसमें भारतीय कौशल संस्थान मुंबई। तो भारतीय कौशल संस्थान मुंबई ये जो है विश्व की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनाने का इसमें जोर दिया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 स्थानों पर, कहाँ कहाँ पे? मुंबई में और अहमदाबाद में और गुजरात में। ठीक है, भारतीय कौशल संस्थान के स्थापना की स्वीकृति दी है। ये जो संस्थान स्थापित किए जाएंगे वो सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP मॉडल के हिसाब से उनको किया जाएगा। जो मुंबई का संस्थान है लगभग 4.17 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कौशल संस्थान बहुत जरूरी है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो 8th शेड्यूल आप जानते हैं, 8वीं अनुसूची, इसमें 22 लैंग्वेजेज हैं, 22 भाषा हैं और इसी प्रकार भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। तो उसी में 5 नई जो क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। अभी तक जो कितनी क्लासिकल लैंग्वेज थी? तो 3 अक्टूबर 2024 तक मतलब 3 अक्टूबर 2024 को तो ये 5 लैंग्वेज को ऐड किया है और इससे पहले 6 भाषाएं थी। वो 6 भाषाओं के आपको नाम पता होनी चाहिए। तो टोटल मिला के अब कितनी हो गई? 11 भाषाएं होगी, फैक्ट याद रखिएगा। तो जो संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया तो इनको पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला इनको भी मिल गया। तो इस हिसाब से अब जो है क्लासिकल लैंग्वेज की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए, शहरी शासन सूचकांक 2024, इसको जारी करने वाला कौन? तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसको अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इसको जारी किया गया है और ये इसका सेकंड वर्जन है, दूसरा संस्करण है इसका। और इसमें ये कहा गया है कि समग्र रूप से 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो औसत स्कोर है वो 39.70 है 10 में से। ठीक है, अब अगर इसकी रैंकिंग देख लें आप तो शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो पहला तो है केरल, स्कोर 59.31, 2-3 का याद कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब शहरी शासन सूचकांक में अंतिम 5 राज्य अगर आप देखें कौन कौन से हैं तो वो आपको मिलेंगे नागालैंड। सबसे नीचे कौन सा है? 31वें नंबर पर है नागालैंड। ठीक है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी को जो है 40.70 का स्कोर प्राप्त हुआ है और इस हिसाब से 16वां नंबर 16th स्कोर प्राप्त हुआ है। अगर आप बिहार को यहाँ पे देखें तो उसको 41.12 स्कोर प्राप्त होकर 15वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये आप खाली यूपी का याद रखिएगा और जो टॉप का है वो याद रखिएगा। भारत का 13वां जो महापत्तन है तो 4 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई केंद्र सरकार के द्वारा कि गलथिया की खाड़ी पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित किया जाए और इस हिसाब से ये जो 13वां महापत्तन बनेगा। कौन सा?
गलतिया की खाड़ी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, गलाथिया की खाड़ी, सॉरी गलाथिया की खाड़ी पत्तन, ग्रेट निकोबार अंडमान द्वीप समूह में ये स्थित है। अंडमान निकोबार आप ये कह सकते हैं। इससे पहले 12 हैं, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ, आप थोड़ा सा माइंड में रिवाइज कर लीजिएगा। पहला इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित है इसी में। दूसरा पारादीप है, तीसरा विशाखापत्तनम, चौथा जो है कामराजर है, और पांचवा जो है चेन्नई है, छठा बीओ चिदम्बरम है, सातवां दीनदयाल है, आठवां मुंबई है, और नौवां जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र का मुंबई है, और 10वां जो है वो मर्मुगांव गोवा का है, नवमंगलुरु पत्तन कर्नाटक में है, कोचीन पत्तन कहाँ पे केरल में है, और बाकी 13वें नंबर पर है गलतिया की खाड़ी पत्तन ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या आप ये सकते हैं ग्रेट निकोबार में है, सॉरी ग्रेट निकोबार। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये जो मंजूरी है ये दी गई है 18 सितंबर 2024 को, ये मंजूरी दी गई एक राष्ट्र एक चुनाव को। और इसमें ये कहा गया है कि जो चुनाव होंगे वो 2 पार्ट में कराए जाएंगे, यानी 2 चरण में कराए जाएंगे। पहली बार में लोकसभा राज्यसभा, सॉरी लोकसभा विधानसभा, और दूसरी बार में जो मतलब स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे उनको आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे, वो सारी चीजें आपने पॉलिटी में पढ़ रखी होंगी। ONOE जो उच्च स्तरीय समिति बन रही है उसमें कितने सदस्य हैं, तो उसमें 8 सदस्य हैं, और इसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया। अध्यक्ष इसके रामनाथ, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने किया है, और इसके सदस्य जो हैं वो 7 लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है PM आशा योजनाएं जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इसका फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, सॉरी अभियान है, ये अभियान है। ठीक है, तो ये जो योजना है किसानों को उनकी फसल के लिए जो MSP है उसके प्रदान करने पर आधारित है, और इसमें जो 15वां वित्त आयोग है उसके दौरान 2025-26 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के व्यय की बात की गई है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसको जारी किया गया केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 130 शहरों को इसमें लक्षित किया गया है, और 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। कहाँ पे की गई, तो ये की गई जयपुर में। अब इसमें अलग अलग रैंकिंग है। तो जो विभिन्न श्रेणियों के 3 शहर हैं, तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 और श्रेणी 3 श्रेणियों में अलग अलग स्टेटों को रखा गया है। तो श्रेणी 1 की जो पहली रैंक है टॉप पर है वो तो है सूरत। ठीक है, और इसमें जो तीसरा शहर है, अब जैसे श्रेणी 1 में पहला है तो इसमें 3 आएंगे, 1 2 और 3। तो पहले नंबर पर आ गया आपका सूरत, दूसरे नंबर पर है जबलपुर, और तीसरे नंबर पर है आगरा उत्तर प्रदेश का। श्रेणी 2 में देखेंगे तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर अमरावती, तीसरे नंबर पर कौन है, वो है झांसी, दूसरे उसमें भी है। और श्रेणी 3 की बात करेंगे तो श्रेणी 3 में पहले नंबर पर है रायबरेली। ठीक है, बाकी अलग अलग स्टेट है। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का है, विभिन्न श्रेणियों के शहरों की जो 3 शहर को, श्रेणी 1 के 3 शहर में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जो कि है आगरा, याद रखिएगा। श्रेणी 2 में पहले नंबर पर फिरोजाबाद है, और फिर तीसरे नंबर पर झांसी है। श्रेणी 3 में पहले नंबर पर रायबरेली है। तो इस हिसाब से अगर टोटल आप देखें कि श्रेणी 1, 2 और 3 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले आ रहे हैं, तो आपको मिलेंगे 4 जिले। कौन कौन से, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और रायबरेली, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति में वही आगरा टॉप पर है पहली श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में फिरोजाबाद टॉप पर है, और तीसरी श्रेणी में रायबरेली टॉप पर है। 23वां विधि आयोग जो कि लॉ कमीशन है, ये क्या है, एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है एक। अब इसमें जो भारत के 23वें विधि आयोग में जो शामिल किए जाते हैं व्यक्ति, उनमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, फिर सचिव होता है विधि कार्य के लिए, सचिव विधायी विभाग के लिए 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ये सारे होते हैं इसमें। नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय विधि आयोग का, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग इंडेक्स 2024, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF
29 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना शुरुआत की गई थी मतलब। और इंडिया रैंकिंग्स का जो प्रथम संस्करण है वो आया था अप्रैल 2016 में, ठीक है। और इंडिया रैंकिंग्स 2024 को आप ये कहें कि जारी किसने किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया। और ये रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये जारी किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम से। 9th वर्जन है इसका, 9वां संस्करण इसका जारी हुआ है। इसमें अलग अलग श्रेणियों में चीज़ों को किया गया है। हम टोटल फाइनली अपना फैक्ट देखते हैं कि क्या है, कि अगर आप शीर्ष 5 संस्थान देखें समग्र श्रेणी में, तो टॉप पर है IIT मद्रास, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा ISC यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। स्कोर भी देख लीजिए, IIT मद्रास का 86.42 है और 83.28 है। तीसरे नंबर पर है जो IIT बॉम्बे का, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर जो मिलेगा वो 5वें नंबर पर मिलेगा, IIT कानपुर। और अगर उत्तर प्रदेश के संस्थान, ये तो आपने देखा टॉप जो ओवरऑल था शीर्ष 5 संस्थान कौन से हैं समग्र श्रेणी की बात करें। अब यूपी में अगर देखें समग्र श्रेणी में, तो 5वें नंबर पर आपने देखा कि IIT कानपुर आपको मिला, ठीक है। स्कोर है 77.56। उसके बाद फिर VHU है, AMU है, फिर BHU अगेन IIT का जो है वाराणसी में है, MIT है, ये सब अलग अलग है पूरे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग उसमें चीज़ें दी गई हैं, तो आप ये इतना याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो लास्ट सेशन का है राष्ट्रीय, उसमें SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। अगर आप सबसे पहले देखें SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन कब किया गया था, 2018 में किया गया था। और ये जो इंडेक्स है ये संयुक्त राष्ट्र और UNDP इंडिया की साझेदारी से नीति आयोग की एक पहल है। किसकी किसकी, तो UN की और UNDP इंडिया की, ठीक है। इनके साथ मिलकर नीति आयोग इसको जारी करता है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024 का 4th वर्जन लॉन्च किया, 4th संस्करण इसका लॉन्च किया गया। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी ने इसको लॉन्च किया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, उनका नाम बताइए। अगर इसके विषय की बात करें तो इसका जो विषय है वो है विकसित भारत की ओर, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, सतत प्रगति समावेशी विकास, ये जो है इसकी थीम है SDG इंडिया इंडेक्स की, ठीक है। देखिए SDG इंडिया इंडेक्स का जो 4th संस्करण था उसमें 16 लक्ष्य थे, और 16 और 17वें लक्ष्य पे जो था वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद 70 उप लक्ष्यों और 113 जो इंडिकेटर्स इस पे आधारित था। और SDG जो इंडिया इंडेक्स है वो 4 श्रेणियों में मेनली वर्गीकृत किया जाता है, एस्पेरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर, ठीक है। और SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो 71 है, ठीक है। भारत का कंपोजिट स्कोर कितना है, 71 है। 23-24 का ये डेटा याद रखिएगा। अगर इसमें सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य देखें कि सर्वाधिक सुधार करने वाले कौन से राज्य हैं, तो उसमें पहले नंबर पर आपको यूपी मिलेगा, ठीक है। स्कोर में कितनी वृद्धि हुई, 25 की। बाकी और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम ये सब अलग अलग है उसमें। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में कौन टॉप पर है, केरल और उत्तराखंड, ये टॉप पर है। इनका स्कोर कितना है, 79 है और शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो आपको मिलेगा चंडीगढ़, ठीक है, स्कोर 77। तो ये पूरा एक हिसाब से इनका अलग रैंकिंग था। एक बार रैंकिंग फिर से हम देख लेते हैं। 1 नंबर पर केरल और उत्तराखंड टॉप पर हैं, स्कोर इनका है 79। उसके बाद तमिलनाडु है, गोवा, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, पंजाब है, और ये अलग अलग स्टेट हैं। और अंतिम 6 की बात करें, अगर लोएस्ट पोजीशन पर 28वें नंबर पर कौन है, तो 28वें नंबर पर बिहार आता है, स्कोर कितना है, 57 का। उत्तर प्रदेश देखें तो आपको 18वें नंबर पर मिलेगा, यूपी, और 67 स्कोर के साथ। इसके साथ साथ अगेन 4 स्टेट भी इसी के साथ हैं 18वें नंबर पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में हमने आपको पहले ही बताया, जो चंडीगढ़ है वो टॉप पर है, 77। उसके बाद पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इस तरह से है। अगर राज्यों के प्रदर्शन की आप बात करेंगे तो फ्रंट रनर में आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, फ्रंट रनर में, जिसका कि स्कोर है 65 से लेकर 99 तक का, सॉरी 65 से लेकर 99 तक का स्कोर है, वहां पे आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। इसकी रैंकिंग कितनी है, 67, हमने ऊपर अभी यहाँ पे देखा है ना, तो ये इस उसमें आ रहा है 65 से 99 के बीच, यानी फ्रंट रनर जो है वो उत्तर प्रदेश है। और अगर SDG लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखें आप, तो इसमें जो लक्ष्य 7 होता है,
लक्ष्य 7 क्या है वो? सस्ती ऊर्जा, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। जितने भी जो 14 मतलब इंडेक्स हैं वो सारे आप याद रख लीजिए, एसडीजी के जितने इंडेक्स हैं वो सब याद रखिएगा। इसमें आपको उत्तर प्रदेश का नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के बारे में। तो ये 40 जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे पिछले एक साल के लगभग, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए वन बाय वन, और हर एस्पेक्ट से इनको डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। प्रश्न अगर इधर उधर से घुमा के भी पूछे जाते हैं या स्टेटमेंट वाइज बना के भी पूछे जाते हैं तो भी आप उनको प्रश्नों को करने में पूरी तरीके से सक्षम हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए अच्छी तरीके से, और इस सेशन के बाद फिर इसका जो इंटरनेशनल यानी जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर वो भी आपको जल्दी ही इसमें मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी दोस्तों को शेयर जरूर करिए।